हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, थंबनेल पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि 1 महीना है तुम लोगों के पास में, कैसे तुम जेएनयू क्लियर करोगे और बिल्कुल करोगे। बीएचयू का भी क्लियर करोगे एंट्रेंस, और जिस जिस यूनिवर्सिटी के लिए तुमने फिल किया हुआ है, टिक लगाया हुआ था फॉर्म में, वो सब करोगे क्लियर। मैं इस वीडियो में वहीं से बताने वाला हूँ, बट उसके पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब दिल से मैं सॉरी बोल रहा हूँ यार। क्यों सॉरी बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने इतने दिन से कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं किया, तुम लोगों को गाइड भी नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारे इशू चल रहे थे, फैमिली में भी इशू था, इवन आई वॉज फेसिंग सम इशूज़। बट छोड़ो उन सब चीज़ों को। नाउ कम टू द पॉइंट। मैंने ये वीडियोज़ क्यों बनाए हैं? देखो, थंबनेल पे मैंने जैसे कि लिखा हुआ है कि 1 महीने का स्ट्रेटजी होगा तुम लोगों के पास में, 1 मंथ स्ट्रेटजी, ठीक है। और गारंटीड सिलेक्शन होगा तुम्हारा, जेएनयू में भी होगा, बीएचयू में भी होगा, एंड इवन जो जो यूनिवर्सिटी के लिए तुमने टिक किया हुआ है, आई होप कि तुम्हारा उसमें भी सिलेक्शन होगा, एंड तुम्हारे पास में ये चॉइसेस होंगे कि किस में तुम लोगे। तो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाने की कोशिश किया है, एंड फिर से मैं बोलता हूँ कि दिल से यार सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। एंड मैंने ये फील किया कि किस प्रकार से तुम लोगों की ज़रूरत था, जब सिलेबस भी चेंज हुआ, पैटर्न भी चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ, एंड उसमें मैंने कोई वीडियोज़ नहीं बताया। फिर भी सब मैं ये आशा करता हूँ कि तुम लोगों को सिलेबस भी पता होगा ही होगा, एंड पैटर्न भी पता होगा, नेगेटिव मार्किंग ये भी पता होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब पता होगा। बट मैं यहाँ इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से 1 महीने में, ओनली इन 1 मंथ, क्योंकि अब 1 महीना ही है देखो नॉर्मली, तो उस 1 महीने में तुम क्लियर कर लोगे जेएनयू एंड बीएचयू, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते, टू द पॉइंट आते हैं और उस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1 महीने में ये कैसे हो सकता है, ठीक है। मतलब ये 1 महीने में ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं हूँ ना, मैं ऐसे ही बस फेंक रहा हूँ। नहीं, इट्स ट्रू एंड 100% ट्रू। 1 महीना में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, इवन तुम क्लियर कर सकते हो। देखो कैसे होता है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। 3 क्वेश्चन हैं और उन्हीं 3 क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1 महीना में कैसे पॉसिबल होगा, समझो पहले। देखो, तुमने अभी तक जितनी भी मतलब सोर्सेज से पढ़ा हुआ है, जैसे मान लो कि तुमने बुक्स पढ़ा होगा, ठीक है। बुक्स के बाद में तुमने नोट्स भी पढ़ा होगा किसी कोचिंग्स का, इवन क्लास किया होगा तुमने, बहुत सारी चीज़ों से तुमने अलग अलग यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से तुमने स्टडी किया होगा, एंड तुम्हारे पास में नोट्स भी होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, तुमने कुछ तो लिखा होगा, तुम्हारे पास ये तो पता होगा कि कहाँ से तुमने उस चीज़ को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को पहले ना, देखो क्या करो, उन सब चीज़ों को पहले तुम एक्यूमुलेट करो। क्या करो? एक्यूमुलेट, मतलब तुम देखो कि तुमने उस चीज़ को कहाँ से पढ़ा हुआ है, तुम पहले उन सब चीज़ों को एक जगह पे लाओ, ठीक है। टेबल है तुम्हारे पास में, उस टेबल पर रखो, ठीक है। तुम पीडीएफ से पढ़े उन सब चीज़ों को एक फोल्डर में रखो, मतलब जहाँ से भी तुमने उन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, जो जो भी किया हुआ है ना, उनको एक जगह पे रखो, पहले इकट्ठा करो कि मैंने ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ है इतने दिन में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्या करो, उसके बाद में जब तुम्हारे पास में ये सारे सेक्शंस हो जाएंगे, जो जो तुमने पढ़ा हुआ है, जहाँ से भी पढ़ा हुआ है, वो तुम्हारे पास में एक एक्यूमुलेटेड, मतलब एक जगह पे हो जाएगा। तो तुमको करना क्या है, जो भी चीज़ तुमने पढ़ा हुआ है उन सब चीज़ों, मतलब एक एक पॉइंट को, जो भी तुमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना शुरू करो। क्या करो? रिवाइज करना शुरू करो। कोई भी न्यू टॉपिक्स मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है न्यू टॉपिक्स पढ़ने का, ठीक है। तुमने जितना पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा है यार, उतना मतलब उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा भाई, बिल्कुल नहीं पूछेगा। जब तुम एक्यूमुलेट कर लोगे फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप क्या आता है, उन सबको रिवाइज करना शुरू करो। जो जो भी तुमने पढ़ा हुआ है, नो मैटर व्हाट, उन सबको रिवाइज करना शुरू करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार मन करो उतनी बार रिवाइज करो, ठीक है। जितना रिवाइज करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। पढ़ के छोड़ दोगे नहीं पता चलेगा, इवन मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमको समझ नहीं आ पाएगा। ये जब सब हो जाएगा तुम्हारे पास में, तो तुम्हारे पास में उसी टेबल पे क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। देखो, सारे लोग ना, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो जो तैयारी करता है, वो बोलता है कि क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करके क्या करोगे? जब तुमने जो पढ़ा है वो रिवाइज ही नहीं किए हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा। तो रिवीजन जरूरी है, एक्यूमुलेशन जरूरी है मटेरियल का, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको रिवाइज करोगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको पता चलेगा यार ये तो मैंने टॉपिक पढ़ा हुआ था और ये इसमें आया हुआ है, ठीक है। बायोज्योग्राफी क्या है? बायोज्योग्राफी तो एक अच्छा टॉपिक है, उसमें सॉइल्स, देखोगे सॉइल्स, मतलब हर एक साल सॉइल से क्वेश्चन पूछता है। तो जब तुम सॉइल्स की टॉपिक पढ़ लोगे ना, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बाद में मैच होगा, तो तुम्हारे दिमाग में वो क्लिक करेगा। सॉइल्स पढ़ा हुआ ही नहीं है और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो कहाँ से कुछ हो पाएगा? तो पहले एक्यूमुलेट करो चीज़ों को, रिवाइज करो, देन डेली तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत अच्छा है, इसमें क्या दिक्कत है। अब देखो, उसके बाद में तुमको क्या करना पड़ेगा। देखो, होता क्या है ना, नॉर्मली, चाहे यूपीएस, मैं तो यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, तुम सब जानते हो। तो होता ये है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि सबको पता होता है कि ये पढ़ेंगे और ये इजी टॉपिक है,
साइक्लोन का जो टॉपिक है वो तो हर एक इंसान को पता है कि साइक्लोन कैसे बनता है, क्या होता है, मतलब नॉर्मल टॉपिक है। विंड्स के बारे में वो भी पता है सबको। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी में, जो कि सबको पता होता है। उसमें तुमको कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है, और वो हर एक इंसान उसको सही करता है। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि गेम चेंजर होता है। गेम चेंजर का मतलब ये होता है, मतलब वो किसी को पता नहीं होता, लेकिन तुमको हो सकता है कि पता हो, और वही चीज़ डिसाइड करता है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फॉर द एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का जो सेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द मतलब ऐसा होता है कि डिफिकल्ट माना जाता है उसको। डिफिकल्ट क्या, जो पढ़ा हुआ उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो स्टूडेंट होता है उसके लिए वो अजीब होता है। लेकिन अगर तुम उसको अच्छे से कर लो तो हो सकता है वजह, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि गेम चेंजर होते हैं, जो कि सबको नहीं पता लेकिन तुमको पता होता है। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं जो, तो उस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तुम देखो कि कौन सी टॉपिक जनरली सबको आता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें तुम फंसते हो, और उस टॉपिक को तुमको 100% क्लियर करना है, बिल्कुल करना है। वहीं तुमको डिसाइड करेगा तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, सॉरी, फिर क्या होता है कि एग्जाम पीरियड में ना लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे बुक्स को पढ़ने शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बुक्स को पढ़ना नहीं है, मैंने क्या बोला कि जो जो तुमने पढ़ा उसको एक्युमुलेट करो, रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज करने के बाद सॉल्व करो, और गेम चेंजर टॉपिक्स पे, वो टॉपिक्स पे फोकस करो जो कि नॉर्मली किसी को आता नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे थे जो सबको जानते हैं, सब लोग उसको पता होता है, मतलब सबको वो टॉपिक्स पता होता है, तो उस पर तुम फोकस करना शुरू करो। वो तुमको खुद पता चल जाएगा जब पढ़ोगे तो। और नहीं समझ पा रहे तो मेरे से पूछो, कमेंट करो, मैं बताऊंगा। ज़्यादा बुक्स फोकस करने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे अभी तुमको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, बस उसी को फोकस करना है। ठीक है, अभी मैं नीचे बताऊंगा, थोड़ा देर बाद वही बताऊंगा। अब देखो, जो एनसीईआरटीज होते हैं ना, ये एनसीईआरटीज, इसको तुम हल्के में तो बिल्कुल मत लेना। ठीक है, यही तुमको डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जिसका भी एनसीईआरटीज क्लियर है 6 से लेकर 12 क्लास तक, उसको मैं 100% आज बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जिस इंसान का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका जेएनयू क्लियर, जेएनयू नहीं यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हो तुम। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना। एंड की कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना भाई जो बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर वो तुम्हारा क्लियर नहीं है तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर द एग्जांपल, कॉपेंस के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब की बार तो थॉर्नवेट एंड ट्रिवाथा का भी दिया हुआ है शायद सिलेबस में, कंफर्म नहीं है लेकिन दिया हुआ है। एंड साइक्लोन से हर एक साल क्वेश्चन पूछते हैं। पिछली बार क्वेश्चन पूछा था साइक्लोन से, इतना टिपिकल क्वेश्चन पूछा था कि जो सही किया है ना, मतलब जो पढ़ा हुआ इंसान था उसका भी गलत हो गया था। समझ रहे हो? तो बहुत ज़्यादा विंड सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा, प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा। उसके बाद में तुम्हारा ये ह्यूमन ज्योग्राफी में जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये सब जो क्वेश्चंस हैं, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे की कॉन्सेप्ट है जो तुमको पता होना चाहिए। अगर वो की कॉन्सेप्ट तुमको पता नहीं है तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब जिस इंसान को ज्योग्राफी में विंड सिस्टम ही नहीं पता है, साइक्लोन के बारे में ही नहीं पता है, प्रेशर बेल्ट ही नहीं पता है, सैलिनिटी ही नहीं पता है, उसने करंट्स के बारे में ही नहीं पता है, टेम्परेचर सिस्टम के बारे में नहीं पता, हीट बेल्ट नहीं पता है, सॉल्ट बेल्ट नहीं पता है, तो कहाँ से उसका होगा? ओशनिक डिपॉजिट्स के बारे में पता नहीं है। तो ये सारे जो चीज़ है ना वो सब की कॉन्सेप्ट्स हैं, और इस पर तुमको फोकस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखो, ये तो कैसे पॉसिबल होगा एक महीने में, ये मैंने तुमको बताया। और ये सब को क्या करना, तुमको शुरू कर देना है। मतलब जो तुमने पढ़ा है उसको एक्युमुलेट करो, रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो गेम चेंजर्स होते हैं, उस पर फोकस करना शुरू कर दो। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में जो 5 जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं उससे जो बनने वाले लैंड फॉर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, लेकिन उसके पहले जियोमॉर्फोलॉजी में हर एक साल क्वेश्चन पूछता था वो। कीवर्ड्स पे फोकस करो, कीवर्ड्स अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम ये समझो कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले तुमको ये सब करना है जो मैंने अभी यहाँ पे तुमको बोला करने के लिए। ठीक है, ये जो भी मैंने तुमको बोला ये सब पे फोकस करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने तो बता दिया कि तुमने जो पढ़ा हुआ है, मैंने तुम्हारे पर्सपेक्टिव से बताया कि एक महीने में तुम जो पढ़ा, मतलब तुमने पढ़ा हुआ है उन सब चीज़ों को फोकस करो। ये सब तुमने पढ़ा हुआ है उसको मैंने देख के बताया। ठीक है, अब जो मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सर स्टडी मटेरियल्स क्या होगा, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि स्टडी मटेरियल्स क्या होंगे, कैसे पढ़ेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है, मैंने बताया कि सबसे पहले तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास में एनसीईआरटीज नहीं है तो बहुत बड़ा इशू है, मतलब बहुत बड़ा इशू है। और स्पेशली अगर तुमने 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी को तुमने नहीं कवर किया है तो फिर तो बहुत बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये वीडियोस मैंने नॉर्मली बनाया हुआ है कि कैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने ये बताया हुआ कि कैसे क्लियर करोगे 1 महीने में, लेकिन ये स्पेशली मैं उस स्टूडेंट को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो ज्योग्राफी से एमए का एंट्रेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है, तो ज्योग्राफी से एमए का एंट्रेंस के लिए मैं स्पेशली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या फिर अदर एंट्रेंस भी दे रहे हो तो उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन स्पेशली मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पे फोकस कर रहा हूँ एमए के एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो अगर तुमने 6 से लेकर 12 क्लास तक की एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर दिक्कत होगा, और उसमें भी अगर 11-12 क्लास की ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा है तो और दिक्कत होगा। तो ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12 क्लास तक की एनसीईआरटी मस्ट है, और 11-12 क्लास का जो एनसीईआरटी है उसको तो तुम भूल के भी मत छोड़ना, क्योंकि एक एक पॉइंट और एक एक वर्ड उसका वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जेसी लियोन की बुक आती है। जेसी लियोन की सारी बुक्स को पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके जो लास्ट 100 पेजेज है ना, जो क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन उसका, ये थॉरली तुमको पढ़ना पड़ेगा। थॉरली तुमको पढ़ना पड़ेगा, एक एक उसके की कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्लाइमेटोलॉजी के लिए इसको तुम स्किप नहीं कर सकते हो। सविंदर सिंह की बुक, कुछ लोग ऐसे हैं जो सविंदर सिंह की बुक्स को पढ़ते हैं और पूरा एकदम रटना शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ना शुरू कर देते हैं। यार वो सब नहीं पढ़ना है, सविंदर सिंह की बुक्स को पढ़ना है लेकिन सब टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। अब उसमें आइसोस्टेसिस के दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, थीरीज दिया हुआ है, क्यों क्यों भाई वो सब पढ़ना है, उसमें नहीं पढ़ना है। माउंटेन बिल्डिंग्स के थीरीज दिए हुए हैं, माउंटेन बिल्डिंग्स के सारे थीरीज तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि आज तक जेएनयू ने कभी पूछा नहीं है। थीरीज को देखो किसने क्या दिया हुआ, बस इतना समझो, बाकी क्या उसका मतलब है ये समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये सब चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप्स कितने होते हैं माउंटेन्स को वो समझो, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स, जैसे ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, रिलिक्ट माउंटेन कौन सा है, कहाँ पे, किस कंट्री में है, कहाँ पे नहीं है, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये सब चीज़ों को पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब उसमें एक और कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक और वेगनर के सब जो थीरीज है, उतना डिटेल दिया हुआ वो सब जरूरी है। प्लेट टेक्टोनिक थीरीज पढ़ना जरूरी है, उसके बाद में वेगनर के थीरीज पढ़ना जरूरी है, लेकिन डिटेल पढ़ना जरूरी नहीं है। हाँ, उसके बाद में फिर क्या करना है सोलर सिस्टम के बारे में ऑरिजिन दिया हुआ, ऑरिजिन पढ़ना बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन ब्रीफ में पढ़ना है। अगर तुमको कहीं ब्रीफ मिलता है तो वो पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑरिजिन ऑफ अर्थ की थीरीज दिया हुआ है जो कि जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको वो पढ़ना है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा डिटेल पढ़ो, सॉरी, लेकिन वो तुमको पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। तो क्या करना है, सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी को सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है। तुम मेरे से पूछो, मैं सिलेक्टेड टॉपिक्स बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद में आते हैं मॉडल्स इन ज्योग्राफी। देखो जेएनयू के एग्जाम में मॉडल्स एंड थीरीज होता है ना, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है उन लोगों का, बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स है, मतलब हर एक साल क्वेश्चन पूछता है, और बिल्कुल पूछता है, 5 से 10 क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। तो ये तुम कहाँ से कवर करोगे, देखो माजिद हुसैन की बुक आती है मॉडल्स एंड थीरीज इन ज्योग्राफी, उस सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें को उसमें भर दिया है लिख के उन्होंने, लेकिन जरूरी है कि हमें मॉडल्स एंड थीरीज वाले सेक्शन पे ही केवल फोकस करना है। एंड डिकोटमी एंड ड्यूअलिज्म ये भी उसमें अच्छे से दिया हुआ है, इसको भी तुमको फोकस करना है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ उसमें पढ़ना नहीं है, मैंने फिर बोला उसमें सारी चीज़ नहीं पढ़ना है, डिकोटमी ड्यूअलिज्म पढ़ लो, एंड मॉडल्स एंड थीरीज वाला जो सेक्शन है उसको कवर करो, अच्छे से कवर करो। एंड यस, अगर तुमने कहीं क्लास किया हुआ है तो ऑफकोर्स क्लास तो तुमने किया है, तो अगर तुमने कहीं से क्लास किया हुआ है तो वो क्लास नोट्स भी जरूरी है। और मैंने ऊपर वाले वीडियोज में देखो बताया था, क्या बताया था, मैंने ये बताया था ना कि तुम एक्यूमुलेट करो चीज़ों को। तो एक्यूमुलेट का मतलब वही होता है कि जो भी तुमने पढ़ा हुआ है उसको तुम एक जगह पे इकट्ठा करो। तो क्लास नोट्स रख लो अपना वहाँ पर, ठीक है, और ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। अब देखो एक और पॉइंट आता है रूपा की 2 बुक्स आती हैं, रूपा मेरी जी की 2 बुक्स आती हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी का है और एक जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का, ठीक है। ये दोनों बुक्स माइंड ब्लोइंग बुक्स हैं, लेकिन नॉर्मली समझ में नहीं आता है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए इसको मेंशन किया हूँ क्योंकि इसमें भी तुमको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है। जैसे अगर फिजिकल ज्योग्राफी का पढ़ रहे हो तो उसमें स्लोप डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा जो लैंड फॉर्म से रिलेटेड है उसको दिया हुआ है, डेविस के प्रिंसिपल को दिया हुआ है, पिंक को अच्छे से समझाया हुआ है। उसके बाद में कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, किस किस जियोमॉर्फिक एजेंट्स से, वो भी अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी सिलेक्टेड पढ़ो, सिलेक्टेड टॉपिक्स को उसमें तुमको कवर करना है, सब उसको कवर नहीं करना है। मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है। वैसे ही इसका जो ह्यूमन ज्योग्राफी का सेक्शन है, उस ह्यूमन ज्योग्राफी के सेक्शन में भी क्या दिया हुआ है, जैसे फिजिकल, जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी को अच्छे से दिया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, उसके बाद में तुम्हारा क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसके बाद में माइग्रेशन के बारे में उसने अच्छे से समझाया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो उसमें है वो उसमें दिया हुआ है। मेरे से पूछना, मैं तुमको बता दूंगा टिक करके कि कौन कौन से तुमको पढ़ना है। ज्योग्राफिकल थॉट्स का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ज्योग्राफिकल थॉट्स मेनली क्वेश्चन जो पूछता है वो तुमको
फ्रेजेज के फॉर्म में पूछेगा, जैसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, ठीक है, ये बुक्स किसने, कॉस्मोस बुक्स किसने लिखा था, तो उसके बाद में मतलब बुक से रिलेटेड ये लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और मॉडर्न जोग्राफिकल थॉट के साथ में तुमको एंशियंट जोग्राफिकल थॉट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में तुम्हारा अब की बार मेंशन है। तो कुल मिला के इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक्स मॉडर्न वाले और एंशियंट वाले तुमको पढ़ना है। और उसके बाद में क्या करना है यहाँ पे कि मेनली यहाँ पे बुक्स के बारे में पढ़ना कि किसने कौन सा बुक्स लिखा और उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है, इतना ही ज़्यादा पढ़ना है। पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। माजिद हुसैन की बुक है, लेकिन उसमें से पूरा का पूरा पढ़ना जरूरत नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि 50 to 60 पेजेज उसमें होंगे जो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे पेजेज वो यूजलेस है, ठीक है। अब देखो मैंने ऊपर बोला था यहाँ पे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि गेम चेंजर होते हैं। क्या होते हैं? गेम चेंजर होते हैं। मैंने ऊपर यह लिखा था ना, तो गेम चेंजर में मैंने बताया था कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। यही तुम्हारा सिलेक्शन दिलाएगा, याद रखना। ये जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है ना, यही तुम्हारा सिलेक्शन दिलाएगा। तुमने अगर इस चीज़ पे अच्छे से फोकस किया है, मैप्स पे, रेंज पे, डेविएशन पे, मीन मीडियन मोड, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए जो होता है वो सब चीज़ों को, तो ये सारे चीज़ तुमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि किस प्रकार के मैप्स होता है, क्या होता है, उसके बाद स्केल्स जो होते हैं, मतलब ये जो सेक्शन है ना प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सुनो, ध्यान से सुनो, कोचिंग वाले और भी जो बड़े बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे अगर पूछोगे तो बोलेंगे कि बुक्स ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, 400-500 पेजेज वाले बुक्स बोलेंगे, लेकिन वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तुम एनसीईआरटी को कवर करो ना। दो तुम्हारे पास एनसीईआरटी के बुक होंगे, 2 बुक्स होंगे, 2 या 3 बुक्स होंगे, आई थिंक 2-3 या 4, मतलब 2 या 3 बुक्स होंगे, मुझे कंफर्म नहीं है। 11-12 क्लास में है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के। किसी से भी जाकर पूछना, इंटरनेट पर डाउनलोड करना यार, मिल जाएगा। मेरे से बोलना, मैं तुमको भेज दूंगा। अगर वो दोनों बुक्स को या तीनों बुक्स को तुमने अच्छे से कवर कर लिया तो तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बायोजोग्राफी। एग्जैक्टली, देखो बायोजोग्राफी का जो सेक्शन है ना, बहुत सारे मतलब ये डाइवर्स सेक्शन है। किसी को जल्दी पता नहीं चलता है कि इसके लिए मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है। लेकिन मैं तुमको ईजी करके बताता हूँ। जब तुम 6 से लेकर 12 क्लास वाली ये चीज़ पढ़ना शुरू करोगे ना, जब 6 से लेकर 12 क्लास तक के बुक्स को, ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करोगे, तो उसमें सारे मतलब वाइल्ड लाइफ के बारे में, बायोज्योग्राफी से रिलेटेड हर एक चीज़ को उसमें कवर किया हुआ है। तुमको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगा, लेकिन ध्यान से तुमको पढ़ना है, वो एकदम अटेंटिवली उन सब चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। और ज़्यादा तुम पढ़ना चाहते हो तो रूपा पब्लिकेशन वाली जो मैंने बुक बताया था फिजिकल ज्योग्राफी का, उसी में लास्ट सेक्शन में तुम्हारा बायोज्योग्राफी है। मतलब मुझे लगता है कि वो 40 to 60 पेजेज में होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल को अच्छे से कवर किया हुआ है, स्पीसीज को अच्छे से कवर किया हुआ है, क्लाइमेक्स स्पीसीज को अच्छे से कवर किया हुआ है। मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि उन्होंने अच्छे से कवर किया हुआ है, और उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। फिजिकल ज्योग्राफी से डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो कि बायोज्योग्राफी का सेक्शन है वहाँ पे। मतलब रूपा पब्लिकेशन वाली जो बुक है ना, वो जेएनयू वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बुक है। उसमें से हर एक साल क्वेश्चन पूछता है बेटा, ठीक है। नाउ हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। ये सबके साथ इशू होता है कि सर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, और ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुमको पता होगा, तुमने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी तुमने गलत किया क्वेश्चंस को। ऐसा तो है नहीं कि तुमने इतने दिन से तैयारी किया, प्रिपरेशन किया, और उसके बावजूद भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब गलत हो जा रहा है। तो इसके पीछे ये है कहानी कि तुमने पढ़ा नहीं है ध्यान से, नहीं। हो सकता है कि तुमने वो टॉपिक्स को नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है कि तुमने बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं किया होगा, लेकिन जितना तुमने कवर किया है ना वो काफ़ी है। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। क्यों गलत होते हैं? देखो कैसे करना है क्वेश्चंस को सॉल्व, ध्यान से सुनना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टेटमेंट में होते हैं, ठीक है, और नीचे लिखा होता है कि इनमें से कौन सही नहीं है। मतलब जो ऊपर मेंशन किया हुआ है उसमें से सही कौन सा नहीं है वो तुमको यहाँ पे चुनना है, ठीक है। देखो मैं तुमको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। नीचे दिया यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैज़ बीन गिवन बिलो। मतलब जो भी तुमको ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से तुमको करेक्ट चुनना है, ठीक है। और ऊपर में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? ऊपर में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और नीचे लिखा हुआ है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है अब आपको इसमें से सही चुनना है। मतलब कि गलत कौन सा है आपको उसमें से सही चुनना है। समझ रहे हो मेरी कॉन्सेप्ट को ना? ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था 2019 में साइक्लोन से रिलेटेड। मतलब ऊपर दिया हुआ था कि इनमें से कौन से ऐसे फंक्शंस है जो साइक्लोन से रिलेटेड नहीं है,
और नीचे दिया हुआ था कि आपको ऊपर में से सही ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो देखो कितना कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा हुआ लेकिन क्वेश्चन गलत कर दोगे। इवन दिस क्वेश्चन वाज आल्सो रॉन्ग बाय मी, मतलब मैंने भी इस क्वेश्चन को गलत किया था। दैट्स वाई आई एम सेइंग यू कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको स्टेटमेंट में दिया होता है और उनको ध्यान से पढ़ना होता है, तो उसको पहले तुमको सॉल्व करना है। दूसरी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग्स, अब की बार तो नेगेटिव मार्किंग्स भी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस पे तुम्हारा कंफर्म हो रहा है तो वो क्वेश्चंस को करो, एंड जिस पर डाउट हो रहा है उसको भी तुम लो, ठीक है। डाउट वाले क्वेश्चंस को भी लो, लेकिन जो सबसे पहले कंफर्म हो रहा है उसको करो। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को 3 राउंड्स में करने हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एक ही राउंड में क्वेश्चन कर दूं तो तुम गलत हो। पहले उन सारे क्वेश्चंस को करो जो एकदम कंफर्म है कि ये 100% मेरा सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, जिसको तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो तुम्हारे लिए फेमिलियर है, उसको तुम पहले राउंड में करो, ठीक है। सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस को करो जो थोड़े बहुत डाउटफुल हैं, जिसपे 50-50% के चांसेस है, या 50-60 मतलब या फिर 60-40 का रेशियो है, उसको तुम करो। और थर्ड राउंड में फाइनल करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यही टिक यूपीएससी में भी काम करता है। थर्ड राउंड तक तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये नहीं कि एक ही बार में हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया और समझ में नहीं आ रहा यार मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा भी होने की जरूरत नहीं है। थर्ड राउंड तक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो उसके बाद में सारे क्वेश्चंस तो तुमको आएंगे नहीं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि कंफ्यूजिंग होंगे। उसमें क्या करोगे, कीवर्ड्स को ढूंढोगे। क्या करोगे, कीवर्ड्स। जैसे साइक्लोन से रिलेटेड आई हो गया, विंड सिस्टम से रिलेटेड तुम पढ़ोगे प्लानिटरी विंड, तो क्या है, वेस्टर्ली है, ईस्टर्ली है, ट्रेड विंड है, वेस्टर्ली है। ट्रेड विंड में क्या देखोगे, क्या देखोगे ट्रेड विंड में कि ये कहाँ से कहाँ ब्लो करती है और इसका डायरेक्शन क्या है। कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स पे तुमको फोकस करना है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कीवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमको कुछ ऐसे ट्रिक्स भी तुमने पढ़ा हुआ है, मतलब न्यूमिस्मेटिक तुमने कुछ ऐसे ट्रिक्स पढ़ा हुआ, उस ट्रिक्स को भी तुम याद करने की कोशिश करो एग्जाम पीरियड में, तो वो ज़्यादा तुमको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बिल्कुल तुमको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड देखो कभी कभी क्या होता है ना कि तुम क्लास अगर किए हो तो पता चलता है कि जो टीचर होते हैं जब पढ़ाते हैं बीच बीच में, तो वो कोई एक स्टोरी बनाते हैं, उसी से रिलेटेड स्टोरी बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने बताया कि जो यमुना है कहाँ से निकलती है, वो बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलती है। तो उसने बताया कि मेरे सर ने बताया था कि हनुमान मतलब हनुमान जो जी थे ना, तो उन्होंने वहाँ पे पूछ को अपना पता नहीं भिगोया था, क्या किया था, तो उससे रिलेटेड उसने मतलब कोई एक ऐसा स्टोरी सर बता देते हैं जो कि तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाता है। तो समझो मतलब ट्राई करो कि तुम उस स्टोरीज को अपने आप में क्या करने की कोशिश करो, को रिलेट करने की कोशिश करो एग्जाम्स के टाइम में, ठीक है। और टीचर्स के फैक्ट, कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर्स बताते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, और बीच बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि ये ऐसा था, ये ऐसा था, और वो तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया। इन सब चीज़ों को तुम रिमेंबर करने की कोशिश करो, ठीक है। रिकॉल करो एग्जाम पीरियड में जब बैठे हो, रिकॉल करोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए। 3 घंटे का पेपर है यार, कोई इशू तो होगा नहीं। तो देखो ये अगर सारी चीज़ तुम कर लोगे तो 1 महीना में तुम ना बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है कि जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताया हुआ है और जैसे जैसे मैंने तुमको बताया हुआ है वो करो तुम। कोई इशू हो रहा है मेरे से पूछो, कमेंट करो तुम लोग, टेलीग्राम पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, यहाँ भी मैसेज करो यार, कमेंट बॉक्स में कहीं भी कुछ भी चाहिए हेल्प मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा। आई एम ऑलवेज रेडी, ठीक है। और जो भी मैंने बताया, जैसे जैसे भी मैंने बताया, उन सब चीज़ों को तुम फोकस करो, देखो तुम बिल्कुल क्लियर कर लोगे यूपीएस सॉरी जेएनयू को, और हर एक यूनिवर्सिटी में तुम्हारे के लिए कॉल आएगा, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच।